हो सकता है मैं लाइव हूँ। तो आज की जो कहानी है, कई बार मैं आज जो वारदात है वो भी आप रात 11 बजे अगर मौका मिले तो देखिएगा, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें 11 बजे। कई बार क्राइम की स्टोरी या क्राइम रिपोर्टर जो करते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, ये हमेशा से मालूम है कि अलग अलग चीज़ें होती हैं। कई बार आप ही लोगों ने सवाल पूछे कि इसका क्या असर होता है, इन चीज़ों का ज़िंदगी पे, आपके पर्सनल ज़िंदगी पे क्या असर होता है। कुछ खबरें ऐसी आती हैं जिसको सच में देखने सुनने के बाद मतलब वो झकझोर कर रख देती हैं अंदर तक, और अगर आप डीपली गहराई में सोचना शुरू करें तो फिर उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। आज जो खबर है, जो स्टोरी है, वो उन्हीं कुछ चुनिंदा की कहानियों में से एक है। मुझे लगता है कि शायद मैंने इसी क्राइम तक में कुछ महीने पहले आपको पाकिस्तान की एक स्टोरी सुनाई थी, जिसमें एक बच्ची थी 6-7 साल की, जिसकी लाश कूड़े के ढेर पे मिली थी, और जिसकी ढूंढने के लिए, जिसके कातिल को पकड़ने के लिए एक लंबा चौड़ा अभियान चला था पाकिस्तान में। एक वो स्टोरी थी जिसने बड़ा झकझोरा। लेकिन आज जो अलीगढ़ से जो स्टोरी आई है, वो मतलब सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या इंसान ऐसा कर सकता है। लेकिन जब सामने आपके सारे सबूत हों, लाशें खुद गवाही देने के लिए मौजूद हों, तो फिर सिवाय यकीन करने के आपके पास कोई रास्ता बचता नहीं है। 2.5 साल की एक सिर्फ बच्ची। और यहाँ पे दूसरी चीज़, मैं पूरी चीज़ें आगे आपको डिटेल में बताऊँ। कई बार ये भी होता है कि अगर पुलिस ईमानदारी से अपना काम करे तो बहुत सारी चीज़ें शायद जो ना होनी चाहिए वो ना हो। जैसे इस केस में अगर पुलिस ने पहले दिन से ही बहुत ही ढुलमुल रवैया अपनाया, और अगर पुलिस मुस्तैदी से काम करती, तो शायद आज हम सब, पूरा देश इस खबर को लेकर इतने गुस्से में भी ना होता। और पुलिस ने कहाँ कहाँ गलतियाँ की ये भी मैं आपको बताऊँगा। पर पहले पूरी चीज़ आपको, जो पूरी कहानी है इसकी, वो ये है कि अलीगढ़ में ही एक जगह है टप्पल, TAPPL। और 30 मई की बात है। 30 मई को टप्पल में ही एक प्लम्बर अपनी फैमिली के साथ, अपनी बीवी, अपनी बेटी, बच्चों के साथ वहाँ पे रहता है। 30 मई की शाम को 2.5 साल की उसकी बेटी, पूरे एकदम 2.5 साल उसके हुए थे कंप्लीट, वो घर से गायब हो जाती है अचानक। घर के आसपास, चूँकि छोटी जगह है, लोग अपने घर के आसपास खेलते हैं, गर्मी का दिन है, तो वो शाम के आसपास गायब हो जाती है। कई बार आस पड़ोस में सब एक साथ बच्चे खेलते भी हैं, पर वो बहुत छोटी थी, तो ज़्यादा पड़ोस के घर तक जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा वक्त बीता और वो लौटी नहीं, और फिर माँ बाप ने देखना शुरू किया तो पता चला गायब है। तो उन्होंने आस पड़ोस में तलाशा, फिर पूरे मोहल्ले में तलाशा, फिर इधर उधर फ़ोन किया, बाकी लोगों से पूछा, कहीं खबर नहीं मिली। और इस ढूंढने और तलाशने में लगभग रात बीत गई, पर उन्हें लगा कि शायद कहीं किसी के साथ, किसी रिश्तेदार के पास चली गई हो, कोई दोस्त पड़ोसी। तो इस वजह से उनको वक्त लगा और वो ढूंढते रहे। लेकिन पूरी रात जब ढूंढ कर उन्होंने गुजार दी और उसके बाद वो नहीं मिली, तो अगले दिन 31 मई को टप्पल पुलिस स्टेशन जाते हैं, और टप्पल पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। बेटी क्या, वो मासूम 2.5 साल की उम्र। इस उम्र में अमूमन बच्चे बस चलना सीखते हैं, और थोड़ा सा अगर थक जाएँ चल कर, दौड़ कर, तो वापस अपनी माँ की ही गोद में आते हैं, या फिर अगर उनके हिस्से में पालना और झूलना है तो शायद वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो ये बच्ची मिली नहीं। 31 तारीख को मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने भी रिपोर्ट सिर्फ खानापूर्ति के लिए लिखी, और माँ बाप को आश्वासन देके भेज दिया। दिखाने के लिए 1-2 पुलिस वाले को भी भेज दिया कि जाके ज़रा घर वर का मुआयना कर लो। पुलिस की टीम आती है, घर का मुआयना करती है, पूछताछ करती है, जो आमतौर पे होता है, आखिरी बार कहाँ थी, क्या थी, फ़ोटो कैसा है, सारी चीज़ें करके पुलिस निकल गई। उसके बाद पुलिस ने इस मामले को फिर सीरियसली लिया ही नहीं। उसे लगा एक गरीब घर, एक बच्ची गुम हो गई है, कहीं चली गई है, कोई उठा कर ले गया, वापस आ जाएगी, देख लेंगे। एक आम एक बच्ची, एक गरीब बच्ची, उस केस को भी उसी तरीके से अलीगढ़ की पुलिस हैंडल करती है। यहीं पे एक फ़र्क होता है कि अगर एक आपकी पहुंच है, आप रसूख वाले हैं, या पुलिस के ऊपर प्रेशर डलवा सकते हैं, तो फिर पूरी पुलिस की टीम लग जाती है। बाद में यही पूरी पुलिस की टीम लगी, पूरा लाव लश्कर लगा, SIT तक बनाई, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं था, क्योंकि जो चीज़ पहले होना चाहिए था वो हुआ नहीं। खैर, पुलिस की टीम अपना खाना पूर्ति करती है, उसके बाद ईमानदारी से ड्यूटी नहीं निभाती। बच्ची को जो ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए वो नहीं होती है। 30 की रात गुजर गई, 31 को रिपोर्ट लिखा दिया गया, 31 की रात भी गुजर गई, लेकिन वो बच्ची नहीं मिली। उसका नाम कुछ और है, लेकिन हम लोग यहाँ पे चलिए उसको गुड़िया कहकर पुकारते हैं। तो 31 को भी गुड़िया नहीं मिली। इसके बाद 1 जून शुरू हो जाता है। 1 जून को भी फिर तमाम फैमिली वाले लगे हुए हैं, पुलिस से भी उम्मीदें हैं, लेकिन पुलिस का रवैया देख के उन्हें मालूम है कि जो कुछ करना खुद करना है। वो ढूंढते रहे, इधर उधर रोते रहे, दहाड़ते रहे, लेकिन 1 जून को भी गुड़िया नहीं मिली। तो 30, 31 और 1 जून 3 रात गुजर गई, और इन 3 दिनों के अंदर तमाम कोशिश के बावजूद 2.5 साल की वो बच्ची कहीं नहीं मिलती है। इसके बाद 2 जून आता है। 2 जून की सुबह जिस जगह पे गुड़िया का घर है टप्पल में, उसके घर से मुश्किल से 150 मीटर की दूरी पर सड़क किनारे एक, जहाँ लोग कचरा फेंकते हैं, एक तरह से कूड़ा फेंकते हैं, वो जगह थी। तो कुछ मोहल्ले के ही लोग उस कूड़े के ढेर के पास से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि कुछ कुत्ते जो है उस कूड़े के ढेर में से कुछ चीज़ को घसीट कर और वो सड़क के ऊपर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कूड़ा थोड़ा सा सड़क के किनारे है।
तो जब उन्होंने पास से देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई इंसानी चीज़ है। इसके बाद उन लोगों ने कुत्ते को किसी तरह से वहाँ से भगाया और जब उसके बाद पास जाकर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस कचरे के ढेर पर एक बच्ची की लाश थी जो बुरी तरह से सड़गल चुकी थी और शायद ज़्यादातर हिस्सा उसका कुत्तों ने खा लिया होगा। क्योंकि गुड़िया की गुमशुदगी की खबर 3 दिन से उस पूरे मोहल्ले में थी, सब जानते थे, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं बचा था गुड़िया के घर वालों ने जिस घर को जाकर खटखटाया ना हो, पूछा ना हो अपनी बच्ची के बारे में। मिली कहीं नहीं। लेकिन 3 दिन के बाद उसी मोहल्ले के कुछ लोग कूड़े के ढेर पर कुत्तों को कुछ नोचते हुए देखते हैं और कुत्तों को भगाते हैं और फिर उन्हें एक बच्ची की लाश देखकर वो पहचान जाते हैं कि बच्ची है। तो पहला ही उनके दिमाग में आता है कि उस घर की एक बच्ची गायब है, कहीं ये वो तो नहीं। इसके बाद कुछ लोग गुड़िया के घर जाते हैं और बड़ी हिम्मत करके बताते हैं कि ऐसे ऐसे कचरे के ढेर पे एक आधी अधूरी लाश है, चल कर देख लीजिए। माँ बाप बदहवास कचरे के ढेर पे पहुँचते हैं। कपड़े के टुकड़े अभी थे उस लाश के साथ लिपटे हुए। लाश पहचाने जाने लायक नहीं थी, लेकिन वो जो कपड़े उसके साथ बॉडी के साथ चिपके हुए थे, पहली नज़र में उसको देख कर ही माँ बाप ने जिस तरीके से वहीं पे रोना शुरू किया, पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि ये कोई और नहीं बल्कि वही गुड़िया है जो 3 दिन से गायब है। लाश की हालत देखकर पूरे मोहल्ले का खून खौल गया था, क्योंकि एक तो बच्ची 2.5 साल की, ऊपर से उसके साथ जिस तरीके से और जिन लोगों ने उस कचरे के ढेर पे कुत्ते का वो मंजर देखा, तो वो किसी के लिए भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। बर्दाश्त किया शायद आप इस तस्वीर को भुला ही नहीं सकते हैं। तो तमाम लोगों का गुस्सा फूटा, लेकिन पुलिस अब भी अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से नहीं निभा रही थी। इसके बाद पुलिस को खबर दी गई, पुलिस आती है, आधी अधूरी लाश उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, पोस्टमार्टम होता है तो शुरुआती रिपोर्ट यही आती है कि गला घोट कर मारा गया है। अब लोगों का गुस्सा था कि 3 दिन हो गए पुलिस को, अगर पुलिस ढूंढती तो शायद उस बच्ची की जान बच सकती थी, लेकिन पुलिस अब भी उस केस को वैसे ही ले रही थी कि आम लोग, गरीब लोग क्या करेंगे, 2 दिन के बाद भूल जाएंगे। लेकिन होता यह है कि कुछ लोगों ने जो उस कचरे के ढेर पे बच्ची की लाश देखी और पूरी कहानी जानते थे, अलीगढ़ के कुछ लोगों ने उस पूरी खबर को उठाकर सोशल मीडिया पे डाल दिया। धीरे धीरे ये खबर इस बच्ची की मौत की और इस खबर की जो डालने का जो सबसे बड़ा असर था वो ये कि इसी बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पहली चीज़ थी वो ये थी कि गला घोट कर कत्ल किया गया है। लेकिन इसके आगे जो चीज़ें लिखी हुई थी उसको हर पढ़ने वाला, हर सुनने वाला अपने आपा को खो बैठा और उसको सिर्फ गुस्सा आ सकता और किसी को भी आना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उस बच्ची के जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जिस पे ज़ख्म के निशान ना हो। दाहिना हाथ उसका कंधे से अलग था, बायां पैर टूटा हुआ था, पसलियों की सारी हड्डियां टूटी हुई थी, सर उसका टूटा हुआ था और जो उसकी आंखें थी दोनों, जो आंखों का सॉफ्ट टिश्यू होता है वो गायब था। मतलब ये लाश अगर कोई ऐसे एक बार देख ले तो मेरा दावा है कि जब तक वो जिंदा है उसको भुला नहीं सकता है। तो ये चीज़ें जिन लोगों ने देखी उन्होंने इन सारी चीज़ों को और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इस डिटेल को सोशल मीडिया पे डाल दिया। सोशल मीडिया पे जब ये डाला तो धीरे धीरे ये खबर अलीगढ़ और यूपी से बाहर निकली और फिर दिल्ली और देश तक पहुंची। जिसने भी इस गुड़िया की कहानी सुनी, उसकी लाश की कहानी सुनी, हर एक को जाहिर सी बात है गुस्सा आना था और हर एक के जहन में यही सवाल था कि क्या कोई इंसान भी ऐसा कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ था क्योंकि गुड़िया की लाश गवाही दे रही थी कि उसके साथ क्या हुआ। तो जब ये सोशल मीडिया पे चला और उसके बाद सोशल मीडिया पर फिर तमाम रिएक्शन आने लगे, दिल्ली में इवन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कुछ और जो बीजेपी के वहाँ के यूपी के मिनिस्टर, उन्होंने इसके ऊपर, बॉलीवुड के जो तमाम सेलिब्रिटी हैं उन्होंने इसके ऊपर कमेंट्स करना शुरू किया, अनुपम खेर ने किया। तो फिर इसके बाद ऐसा लगा कि वाकई ये बड़ा केस है। अफसोस की बात यही कि हम लोग उस दौर में जी रहे हैं जब तक सब कुछ नॉर्मल होता है, एक केस को आम तरीके से सुलझा सकते हैं, तो वो करते नहीं हैं। लेकिन जहाँ प्रेशर पड़ता है, जहाँ पे फिर हंगामा होता है, जहाँ मोमबत्तियाँ जलनी शुरू हो जाती हैं, तब लगता है कि ये केस बड़ा है। ये इस केस की एक मिसाल थी। तो जब ये सारे सोशल मीडिया पे इस तरीके के रिएक्शन आने लगे, फिर यूपी पुलिस को भी टैग करके लोगों ने लिखना शुरू कर दिया तो यूपी पुलिस की भी नींद जागी। उसके बाद आनन फानन में फिर अलीगढ़ पुलिस को भी लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि इसकी गूंज तो पूरे देश में सुनाई दे रही है। मुंबई के सेलिब्रिटी एक्टर भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, दिल्ली के बड़े बड़े, दिल्ली में बैठकर नेता इसकी बात कर रहे हैं, मीडिया इसकी बात कर रही है। फिर उन्होंने आनन फानन में काम करना शुरू किया। घर वालों से पूछताछ अच्छे से हुई तो पता चला कि 2 शख्स ऐसे थे जिनसे इस गुड़िया के जो फादर थे उसकी लड़ाई हुई थी कुछ दिन पहले, और उसकी वजह ये थी कि गुड़िया के फादर जो प्लम्बर है, ये जो 2 शख्स है, इसमें एक असलम नाम है और एक जाहिद को 50,000 रुपये उधार दिया था और इस शर्त के साथ दिया था कि इतने तारीख को वो लौटा देगा। जाहिद ने उस तारीख तक पैसे तो लौटाए, लेकिन वो 50,000 में से 45,000 ही लौटा पाया, 5,000 बाकी रह गया। इसके ऊपर जब उसने, गुड़िया के बाप ने उससे मांगा पैसे, तो फिर वो गुस्सा करने लगा और इस पर दोनों में झगड़ा हुआ। और इस झगड़े के बाद जाहिद ने मन ही मन फैसला किया कि वो बदला लेगा
खैर, तो जब सारी बात हुई कि आखिर गुड़िया के साथ ऐसा कौन कर सकता है, कौन सी ऐसी दुश्मनी हो सकती है, तो जब गुड़िया के पिता ने ये बात पुलिस को बताई तो सबसे पहले असलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया, और असलम भी उसी मोहल्ले में रहता है। और इसके बाद असलम के जो दूसरा दोस्त जाहिद, जिसने पैसे लिए थे, उसको भी गिरफ्तार किया। जाहिद का घर गुड़िया के घर से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद, अब चूंकि दबाव चौतरफा था, सोशल मीडिया में खबर है, जब पूछताछ की गई इन दोनों से, तो फिर वो एक कहानी सुनाता है, वो कहानी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। जाहिद बताता है कि जब 5,000 रुपये कम दिया और उस पैसे के लिए उससे झगड़ा हुआ, तब उसी दिन उसने फैसला कर लिया था कि वो गुड़िया के बाप को सबक सिखाएगा। और वो सबक देने के लिए उसने गुड़िया के बाप को तो कुछ नहीं किया। 30 मई की शाम को गुड़िया को उसके घर से ही उठा लिया, चूँकि गुड़िया जानती थी पड़ोस में ही सब रहते हैं 200 मीटर के फासले में, और वो उसको उठाकर अंधेरे में अपने घर ले गया। घर ले जाने के बाद दुपट्टा से उसने गुड़िया का गला घोटा, उसका कत्ल कर दिया। और इस कत्ल करने के बाद घर में भूसे की बोरियां रखी हुई थी, उसने एक भूसे की बोरी में गुड़िया की लाश को रखा और उसके ऊपर भी भूसा रख दिया और बोरी बंद कर दी, और इसलिए ताकि जैसे ही वक्त मिले तो इस लाश को वो कहीं ठिकाने लगा दे। ये बात 30 मई की रात की है। रात को उस मौका नहीं मिला, उसने कहा अगले दिन कर देंगे, लेकिन अगले दिन चूंकि इधर गुड़िया मिली नहीं थी, तो 31 मई की सुबह गुड़िया के घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंच गए, टप्पल में रिपोर्ट लिखाई, और ये बात जाहिद को पता चल गई कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखा दी है। तो जाहिद घबरा गया। अब वो लाश को कैसे ठिकाने लगाए? इस उधेड़-बुन में वो 31 मई उसको लगा कि बाहर निकल के जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। इसी तरह 31 मई भी निकल गई। 31 मई को भी गुड़िया की लाश भूसे की भोरी में थी। उसके बाद 1 जून आता है। अब तक 2 रात भूसे की बोरी में गुड़िया की लाश है और उसके घर से 200 मीटर की दूरी पर है और किसी को पता नहीं। 1 जून की रात को मौका मिलता है जाहिद और असलम को। वो गुड़िया की लाश को भूसे की बोरी से निकालता है और अंधेरे में अपने और गुड़िया के घर से के बीच में लगभग 150 मीटर के फासले पे ये कचरे का ढेर था। अंधेरे में ले जाकर गुड़िया की लाश को उस कचरे के ढेर पर फेंक के चला आता है, और जब फेंक कर आता है उस वक्त उस कचरे के ढेर के आसपास कुत्ते घूम रहे थे। रात को आमतौर पर कुत्ते वैसे भी घूमते हैं मोहल्ले में। और जब ये दोनों फेंक रहे थे, जो पुलिस से पूछताछ हुई, इन्हें मालूम था कि ये कुत्ते गुड़िया की लाश पे टूटेंगे, उसे नोचेंगे, खसोटेंगे, लेकिन इन्हें ज़रा सी भी इस बात की कोई परवाह नहीं थी, हालांकि दोनों इंसान हैं। उसके बाद वो चले गए। पूरी रात गुड़िया की लाश उसको कचरे के ढेर पे रही। कुत्तों का आना शुरू हुआ, उन्होंने जिस तरीके से भी नोचना खसोटना था वो किया। इधर भूसे की बोरी में रहने की वजह से 2 दिन के अंदर गुड़िया की लाश, और गर्मी बहुत है, बुरी तरह से सड़गल गई। और जब कचरे के ढेर पे मिली थी तब तो ये भी कह रहे थे कि कीड़े भी रेंग रहे थे। तो बाकी लाश जितना जो कुत्ते जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। और फिर किसी राहगीर मोहल्ले वाले की वजह से 2 जून की सुबह गुड़िया की लाश का पता चलता है और घर पे जो है फिर उसको लेकर जाते हैं। तो अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। जिस दिन ये रिपोर्ट लिखाई गई थी, अगर पुलिस उस दिन ही असलम और जाहिद की इस लड़ाई की बात को पता कर लेती, तब तक हालांकि गुड़िया की जान तब भी नहीं बचाई जा सकती थी, क्योंकि गुड़िया को 30 मई को उठाने के बाद 30 मई की रात को ही कत्ल कर दिया गया था। लेकिन एक चीज़ हो सकता था 31 और 1 मई और 2 31 मई और 1 और 2 जून के बीच में, कि अगर वो उससे पूछताछ करते और उससे उगलवा लेते, तो एक बच्ची की लाश के साथ वो सब कुछ ना होता जिससे पूरी इंसानियत शर्मसार हो गई। 2 दिन तक भूसे की बोरी में लाश का होना, कचरे के ढेर पे होना, लाश के पास कुत्तों का गुर्राना, कुत्तों का झुंड आना, कुत्तों को वहाँ से भगाना, ये जो सारी चीज़ें हुई, मतलब ये कोई जाकर गुड़िया के माँ बाप से पूछे, कोई बेटी खोई, एक मासूम सी बच्ची, लेकिन वो जब तक ज़िंदा रहेंगे शायद ये पूरा मंजर कभी भुला नहीं पाएंगे। वो तो माँ बाप हैं, जो बेगाने हैं, जो पड़ोसी हैं, जो अनजान हैं, जिन्होंने देखा, वो भी नहीं भुला पाएंगे। तो खैर इसके बाद इन दोनों के इस खुलासे के बाद दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद अब पुलिस अपना काम शुरू करती है, दिखाने के लिए कि हम भी काम कर सकते हैं। 5 पुलिस वालों को, जिसमें उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था, टप्पल पुलिस स्टेशन का, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। मामला फिर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी कि SIT बनाई जाती है। SIT को कहा जाता है कि आप जाँच करो। हालांकि ये सारी चीज़ें वो हैं कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अब पुलिस ने सस्पेंड कर दिया और SIT की अब जाँच होगी, लेकिन इसके पीछे की हकीकत कभी हम लोग बहुत कम जानते होंगे, आम लोग। 1 हफ्ते बाद SIT की रिपोर्ट आएगी, हम में से आप में से किसी को नहीं मालूम होगा कि उस रिपोर्ट में क्या है। और ये इस केस में नहीं है, हिंदुस्तान के हज़ारों केस के साथ यही होता है। जो सस्पेंड हुए हैं इसकी खबर तो आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ गई, अखबार में भी छप जाएगी, लेकिन ये कितने दिन के बाद वापस नौकरी पे ज्वाइन कर लेंगे, किस पुलिस स्टेशन में होंगे, किस एरिया में होंगे, ये हम में से कोई नहीं जानता है। तो एक तरह का सारा आई वॉश होता है। अब इसमें SIT क्या जाँच करेगी? जो पूरी कहानी है आपके पास, कातिल ने कहानी सुना दी, लाश है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, मौत की वजह आ गई, लाश के साथ जो कुछ हुआ वो हम सबके सामने है। अब इसमें SIT क्या करेगी? ये एक सोचने वाला सवाल है, सिर्फ इसलिए कि चूँकि मामला गर्म है, सोशल मीडिया में है, मीडिया ट्रायल हो रहा है, सारे चैनल वहाँ पहुँचे हुए हैं,
तो एक मैसेज देना होता है कि देखो पुलिस काम कर रही है, और इसीलिए पुलिस ने अब एक स्पेशल टीम बनाई है और इसमें सारा इंसाफ होगा। लेकिन एक्चुअली ये सब चीज़ें अगर वक्त पे हर केस की शुरुआत में हो जाए तो शायद इसकी नौबत ना आए। हालांकि पॉस्को एक्ट भी लगाया है पुलिस ने इस पर, और ये भी कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला ले जाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी और इनको जल्द से जल्द सज़ा दिलाएंगे। गुड़िया के माँ बाप की सिर्फ एक ही मांग है कि जो कुछ इनकी बेटी के साथ जिसने किया है, मौत से कम उन्हें मंजूर नहीं है, यानी मौत की सज़ा से कम उन्हें मंजूर नहीं है। और मुझे भी लगता है कि ऐसे मामलों में कानून को कहीं पे भी कोई रहम, कोई मुरव्वत दिखाना नहीं चाहिए, और ऐसे लोगों को जो सबसे मैक्सिमम पनिशमेंट है, जो कड़ी सज़ा है, वो देनी चाहिए। और ये केस ऐसा है कि जिसमें एक तो आप सज़ा कब देते हैं ये अलग बात है, आप उठा के देखिए। हम इसी कितना शोर शराबा हुआ निर्भया को ही लेकर 2012, 7 साल तो हो गए, पता नहीं कितनी बार तो मैं ही कह चुका हूँ आप लोगों से, आज तक एक को भी सज़ा नहीं हुई है। अब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, जबकि निर्भया का मामला भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही गया था, लेकिन किसी को उसकी किए कि आज तक सज़ा नहीं मिली है। अब इसके लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दोगे, लेकिन कब आप सज़ा देंगे? अगर आप मौत की भी सज़ा देते हैं और 10 साल बाद देते हैं तो फिर ऐसी सज़ा का क्या मतलब है? तो इसके लिए मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में, ठीक है हमारा जो सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, वक्त लेता है बाकी चीज़ों में, लेकिन वो केस जो सीधे आम लोगों से जुड़ा है, जो आम लोगों को गुस्सा दिलाता है, जिसको लेकर हर घर में लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, जो कि हर घर में उनके बच्चे होते हैं, बेटी है, बेटा है, तो हर इंसान डरता है कि कहीं उसके घर में ऐसा कुछ ना हो जाए, मेरे घर में ऐसा कुछ ना हो जाए। तो ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सज़ा देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, बल्कि ये कि आप कितनी कड़ी सज़ा दे रहे हैं, क्योंकि आप कड़ी सज़ा भी दे रहे हैं और बहुत बात भी दे रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो अब यहाँ पे बातें तो सब हो रही हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी हो रही है, पॉस्को भी लगा दिया है, SIT को भी दे दी गई है जहाँ 5 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब अब सिर्फ एक जो हो गया उसको ढकने का, छुपाने का एक तरीका है। और यह मैं हमारे पूरे देश में जब भी कहीं भी होता है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, कोई भी शहर हो, तरीका यही है कि जब हंगामा हो रहा हो तो ये सारी चीज़ें कर लो। लोग भी क्या करें, लोग भी आदी हो गए, फिर वो भी कहते हैं हाँ चलो काम हो गया, 2 दिन गुस्सा होंगे, मोमबत्तियाँ जलाकर चले आएंगे, फिर हम भूल जाएंगे, फिर हम इंतज़ार करेंगे कि अगली मोमबत्ती जलाने का मौका कब मिलता है, और उसके बाद यही चीज़ें होती रहती हैं। सिस्टम बदलना ज़रूरी है, ख़ासतौर पे जुडिशल सिस्टम में जो हमारे कानून सब कड़े हैं, लेकिन वही कि उस कानून का पालन करने में वक्त लगता है, जो ऐसे लोगों को हौसला देता है क्राइम करने का। अगर हर क्रिमिनल को ये पता चल जाए कि उसने क्राइम किया और उसे फ़ौरन सज़ा मिलेगी, एक कातिल को या एक बलात्कारी को ये पता चल जाए कि अगर उसने ऐसा किया और वो पकड़ा गया तो मैक्सिमम वो 12 महीने ज़िंदा होगा, उसके बाद उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। मुझे लगता है आधे से ज़्यादा क्रिमिनल फिर ऐसा क्राइम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके बाद तो 12 महीने ही जीऊँगा। लेकिन उन्हें भी लगता है कि 20 साल 15 साल तो आराम से केस लड़ेंगे, 40 का हो गया तो 60-65 साल वैसे ही आजकल आदमी जीता है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा माइंडसेट भी क्राइम कराने के लिए मजबूर करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि कानून में सज़ा जो है वो जल्दी से जल्दी दिया जाए। ये थी बहुत ही अफसोसनाक कहानी। अब आपके सवाल होंगे, दीपक से कहूँगा, बताओ। सर शमसी के और कई लोगों का सवाल है कि क्या मीडिया ही उतना गुनहगार है, क्योंकि आप छोटे मोटे केस तो लेते नहीं हैं, जो बड़े केसेस होते हैं जो लाइमलाइट में आ जाते हैं आप उन्हीं केसेस पे फोकस करते हैं, कई लोगों का सवाल है सर। ये हकीकत है, मैं खुद मीडिया से हूँ, लेकिन मुझे एक्सेप्ट करते हुए कोई इसमें ज़रा सी भी बुरा नहीं लग रहा है कि आमतौर पे मीडिया में भी वही खबरें होती हैं जिनका मतलब लगता है कि ये खबरें लोग देखेंगे, इससे TRP आएगी, और ऐसी बहुत सारी खबरें जो आम लोगों से जुड़ी हुई होती हैं वो शायद हमारे एजेंडे में नहीं होती हैं। और जब ऐसी खबरें उछलती हैं या फिर हाइप होती हैं या फिर एक चैनल पे आ गया फिर बाकी लोग करने लगते हैं, तो फिर हम उसके पीछे भागते हैं। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये भी एक सच है। और अगर ये चीज़ें होती हैं तो मैं इसमें बिल्कुल पाक साफ़ नहीं कहूँगा कि मीडिया पूरी तरह से पाक साफ़ है। एग्जाम्पल के तौर पे इसी खबर को आज हर चैनल इसको चला रहा है, मैं खुद भी इसको वारदात में दिखाऊंगा। लेकिन ये इंसिडेंट जो है वो 30 मई का है, चलिए गायब हुई छोड़ दीजिए, 24 घंटा वेट करते हैं, नहीं मिली, मिल गई। लेकिन 2 जून को तो लाश मिल चुकी थी, 2, 3, 4, 5, 6, आज 7 जून है, किसी चैनल ने इस तरीके से नहीं किया। तो गलतियां हैं और इसके लिए मीडिया भी जिम्मेदार है। तो श्रेणी ठक्कर जी हैं सर, पूछे सर आपने तो आप बहुत पुलिस वालों से मिले होंगे, कभी ऐसा आपके एक्सपीरियंस में हुआ है कि किसी आप पुलिस वालों से मिले हों केस के सिलसिले में और पुलिस वालों पर गुस्सा आया हो आपको? ठक्कर साहब ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है, क्योंकि पुलिस वाले केस को लेकर उनका असल में बड़ा सिंपल सा होता है, अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ बताएंगे नहीं आपको, इससे केस पे असर पड़ जाएगा, जांच पे असर पड़ जाएगा, विक्टिम को के बारे में कुछ खुलासा नहीं करेंगे, क्रिमिनल को खबर मिल जाएगी, तो ऐसी सारी चीज़ें। और हालांकि फिर ये होता है कि कई बार उन्हीं के पास ना कोई प्रूफ है, ना सबूत है, ना एविडेंस है, ना विटनेस है, और टालते रहते हैं। एक्चुअली होता क्या, कई केस में तो ऐसे होते हैं कि हम सब ये मान के चलते हैं कि पुलिस है, पुलिस जांच करेगी। कुछ बहुत होनहार, बहुत इंटेलिजेंट, अच्छे पुलिस अफसर होते हैं जिनकी जांच की स्किल बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जो मेजोरिटी है वो पुलिस वाले, उनका जो इन्वेस्टिगेशन स्किल है मुझे लगता है उस म्यार का, उस लेवल का नहीं होता जिसमें एक केस को जल्दी सॉल्व करने में मदद मिलनी चाहिए। हालांकि अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये सारी टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ें आने से ट्रेनिंग भी दी जा रही है, लेकिन अब भी मुझे लगता है कि इसमें ख़ासतौर पे जो छोटे छोटे इलाके हैं, छोटे शहर हैं, कस्बा, गाँव, वहाँ की पुलिस अब भी उस लेवल पे नहीं आई है।
तो सोनू श्रीवास्तव जी का सवाल है सर, वारदात और क्राइम तक में आपकी आवाज़ में इतना फ़र्क क्यों है? क्या टेक्निकल इशू है या आप आवाज़ बदल के बोलते हैं? नहीं सोनू साहब, मैं आपसे जिस तरीके से इस वक्त बात कर रहा हूँ, मैं वारदात में भी वैसे ही बोलता हूँ। फ़र्क ये है कि वारदात में थोड़ा कोट वोट पहन लेता हूँ क्योंकि टीवी की डिमांड है, थोड़ा मेकअप वेकअप अच्छे से करवा लेता हूँ। पर बोलता वहाँ भी वैसे ही मैं लापरवाह तरीके से जैसे आपके सामने यहाँ बोलता हूँ। सर कई लोग मीडिया पे गुस्सा हैं, वो कह रहे हैं कि पुलिस कुछ काम नहीं कर रही थी, तो मीडिया चुप क्यों बैठी थी? मीडिया को आगे आना चाहिए था और इस मसले मैंने इस बारे में पहले ही कहा कि गुस्सा जायज़ है कि मीडिया को करना चाहिए। हालांकि ये भी एक है कि बेशक मीडिया नहीं, सोशल मीडिया पे ही जब ये आया उसके बाद ही ये केस उठा और लोगों तक पहुंचा और उसके बाद ही पुलिस और सरकार सब जागी और उन्होंने काम किया। कहीं ना कहीं मीडिया ने काम किया लेकिन थोड़ा वक्त लिया और जो काम पहले करना चाहिए था वो बाद में किया, लेकिन इसका क्रेडिट सोशल मीडिया को जाता है। म्यूजिक स्ट्रिंग फॉर सिंगर एक आईडी है। इस केस में क्या पुलिस खरीद फरोख्त के लालच में केस को दबा रही है या फिर पोस्टमार्टम के वजह फॉरेंसिक जांच 5 दिन होने वाला है लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ? नहीं, इस केस में, ऐसे केस में पुलिस मतलब वो एक गरीब आदमी उससे क्या पैसे लेगी। फॉरेंसिक जो जांच होती है उसमें वक्त लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी रिपोर्ट होती है केमिकल और उसके थ्रू। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने आज सुबह आए फॉरेंसिक एक्सपर्ट जांच की और शाम तक आपको बता देंगे। आगरा के फॉरेंसिक लैब में बहुत सारे सैंपल गए हैं। एक ये भी जांच हो रही है कि कहीं इस बच्ची के साथ, इस गुड़िया के साथ कत्ल से पहले कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश तो नहीं की गई। लाश की हालत ऐसी है जिससे अभी पता नहीं चल सकता जब तक कि फॉरेंसिक रिपोर्ट ना आ जाए। तो अभी तक तो पुलिस इसको डिनाई कर रही है, मना कर रही है, लेकिन आखिरी चीज़ जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगी। कमल 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 3 बार कमल नाम से आईडी है। सर हमारे देश के कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत अपराधियों की पहचान गोपनीय रखी जाए, फिर अलवर रेप में आरोपियों के नाम पता छुपाया क्यों जा रहा है? मैं रवि कुमार, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से। देखिए रवि कुमार, ऐसा जो छुपाने की जहाँ तक बात होती है आरोपियों की, ऐसा कोई कानून नहीं है। हाँ, माइनर्स को लेकर होता है, जो बच्चे जैसे इस केस में ही है, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है तो जो गुड़िया की उस ओरिजिनल आइडेंटिटी है उनके पेरेंट्स की, क्योंकि किसी एक की भी आपने डिस्क्लोज कर दी तो पूरी फैमिली की हो जाती है। लेकिन जो क्रिमिनल होते हैं या आरोपी होते हैं जिनको पकड़ा जाता है, सिर्फ और सिर्फ माइनर के केस में उनको छुपाया जाता है, वरना वैसे नहीं। सर निशांत कुमार जी का सवाल है, सर क्या ऐसे केस में जहां सब कुछ क्लियर हो, साफ साफ वहां फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को आखिरी फैसला क्यों नहीं माना जाता? एक्चुअली निशांत साहब, फास्ट ट्रैक कोर्ट को आखिरी फैसला इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो 3 लेयर में होकर जाता है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। कहने को ये 3 है, पर इन 3 में भी कई बार कई हो जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में ही 2-3 बार, एक बार फैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट का वो आखिरी फैसला नहीं है, रिव्यू पिटीशन हो जाता है, फिर कुछ और पिटीशन हो जाता है। तो जब तक इन सारे कोर्ट से फैसले नहीं आ जाते तब तक किसी एक कोर्ट के फैसले के आधार पर सज़ा नहीं दी जा सकती। ये सिस्टम अच्छा है, लेकिन सही है, सिर्फ इसमें ये है, बड़ा आसान सा काम ये हो सकता है कि जिस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट को क्यों लोग मानते हैं, पसंद करते हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक फिक्स डेट होता है कि इतने दिन के अंदर इस केस की सुनवाई होनी चाहिए, चाहे वो 15 दिन हो, 20 दिन हो, 30 दिन हो, 2 महीना है, 3 महीना, मैक्सिमम मैं 3 महीना भी ले लूँ। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3 महीने में अपने फैसले सुना दिए, लेकिन इसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर यह चीज़ लागू नहीं होती। तो अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट का, खासतौर पे मैं सारे केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें मुश्किल आ जाएगी, लेकिन ऐसे केस जो देश को झकझोर के रख दे, जो हर माँ बाप को झकझोर के रख दे, ऐसे केसेस जब आएँ तो एक फैसला होना चाहिए कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए एक फिक्स टर्म है कि इतने दिन में फैसला आना चाहिए, वही हाई कोर्ट पे होना चाहिए और वही सुप्रीम कोर्ट पे होना चाहिए। तो अगर फिक्स आप कर देंगे कि ये इतने दिन में ये आपको फैसला देना ही है, तो मुझे लगता है कि जल्दी इंसाफ होगा और जल्दी फैसला होगा। सर सुमन प्रीत चहल, इनका सवाल है, सर कैन मीडिया डू समथिंग सो दैट रेप पनिशमेंट कैन बी चेंज्ड टू डेथ? मीडिया शुड पुट प्रेशर ऑन जस्टिस सिस्टम। सुमन, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, हमारा जुडिशल सिस्टम अच्छा है, जो सज़ा है वो मैक्सिमम है, डेथ पेनल्टी है और कई चीज़ें हैं। प्रॉब्लम सज़ा में नहीं है, प्रॉब्लम सज़ा को देने में जो वक्त लगता है उसमें है, उसके लिए सुधार होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम, कानून के एक से एक जानकार विद्वान यहाँ पे हैं इस देश में, बट मुझे लगता है कि अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए एक टाइम फिक्स है कि आप 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने में आपको फैसला सुनाना है, तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर ये चीज़ लागू क्यों नहीं होती? क्यों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी उसी एक फिक्स टर्म में अपना फैसला क्यों नहीं सुना सकता? सारे केसेस के नहीं, लेकिन ऐसे केसेस के जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जिससे सीधे सीधे समाज का जुड़ना होता है, जो हमें शर्मिंदा करता है और जो डराता है, तो ऐसे केस में एक फिक्स टाइम होना चाहिए जिसके अंदर फैसला आना चाहिए। तो शालू जी का सवाल है, सर क्या इस बच्चे के शरीर के कुछ पार्ट सच में गायब थे? शालू, मैंने बताया कि आपको जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें दाहिना हाथ कंधे से अलग, बायां पैर पूरा टूटा हुआ, पसलियों की सारी हड्डियां टूटी हुई, चेस्ट पे बहुत ज़्यादा जख्म, सर की हड्डी टूटी हुई। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो 2 दिन तक भूसे की बोरी में लाश रही और एक पूरी रात कचरे के ढेर पर और कुत्तों का झुंड। तो ये जो सारे ज़ख्म हैं, इसी के लिए फ़ौरन जो अभी फॉरेंसिक की रिपोर्ट आएगी, ये शायद उन कुत्तों के नोचने और खसोटने की वजह से भी हो सकते हैं। जो हाथ अलग हुआ है वो शायद एक तो लाश के सड़ने और गलने और दूसरा कुत्तों की वजह से भी हो सकता है। सर प्रभात त्यागी जी का सवाल है, पेड क्वेश्चन है सर उनका। सर मैंने आपको कई बार मेल भी किया है और रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार आप मुन्ना बजरंगी के ऊपर स्टोरी कीजिए। प्रभात त्यागी जी, मैं मुन्ना बजरंगी की स्टोरी आपको जल्दी सुनाता हूँ, वादा है। और मुन्ना बजरंगी से मैं डायरेक्ट जुड़ा हुआ भी हूँ, क्योंकि जब मुन्ना बजरंगी का एक बार इनकाउंटर हुआ था तो मैं उस शूट पे शामिल था, मतलब उसको स्टोरी करने के लिए गया था कवर, वो वाला शूट में शामिल नहीं, कैमरे से शूट में। तो मैं आपको सुनाता हूँ जल्दी। सर रेणु श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि
सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें वायरल हैं, उसमें ऐसा भी कहा गया कि रेप हुआ है, बॉडी पार्ट्स गायब हुए हैं, आंखें निकाल ली गई हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं रेनू जी, इसमें 2-3 चीज़ें जो मैं आपको फैक्ट्स के साथ बात करूँगा। पुलिस ने रेप को अभी तक रूल्ड आउट किया है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद पुख्ता तौर पे कुछ कहा जा सकता है। बॉडी के पार्ट्स गायब नहीं, वो मैंने आपको जो बताया कि 2 दिन तक इस गर्मी में 45-46 डिग्री टेम्परेचर में भूसे की बोरी के अंदर लाश रखी गई और एक पूरी रात कचरे के ढेर पर कुत्तों के बीच। तो वो जो सारे बॉडी के पार्ट्स नुचे हुए या गायब हैं, वो शायद उन कुत्तों की वजह से हुए हैं। सर जयेश गढ़वी जी का सवाल है सर, वो जानना चाह रहे हैं कि धोनी के ग्लव्स पे जो निशान बने हुए हैं, उसमें आपका क्या राय है? जयेश गढ़वी साहब, ये स्टोरी चल रही है लगातार धोनी के ग्लव्स को लेके, जिसमें चूँकि वो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, जुड़े हुए उससे हैं। मुझे लगता है कि इस चीज़ को खामोखा इतना मतलब इसको बनाया जा रहा है इशू। एक ग्लव्स पे धोनी ने रखा, और धोनी कभी भी कोई कंट्रोवर्शियल काम आज तक करते नहीं, ना कोई बयान देते ना बात करते हैं, तो इसमें आईसीसी को इतना सख्त स्टैंड नहीं लेना चाहिए। और बड़ी छोटी सी चीज़ थी। हाँ, अगर वो अपने जो मेन होता है आमतौर पे कि जो आप जर्सी पहनते हैं तो जर्सी में तमाम हर टीम के अपने लोगो होते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं, तो वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ होती तो समझ में आता था। एक ग्लव्स पे छोटा सा उन्होंने अगर बलिदान का वो लगा रखा है, तो उसको आईसीसी को इस तरीके से उसको इशू नहीं बनाना चाहिए। सब वैभव त्यागी जी का सवाल है, शम्स की नज़र में ऐसे दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? वैभव, मेरे पास दूसरा सोचने के लिए सेकंड भी नहीं है। ऐसे लोगों को सीधे और सीधे जो मैक्सिमम सज़ा है, यानी कि मौत की सज़ा, उससे कम होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे आप एक को अगर सज़ा ऐसी देंगे और फ़ौरन देंगे, 100 लोग डरेंगे, और उन 100 का डरना ज़रूरी है ताकि वो आगे ऐसा ना करें। सर खुशबू कुमारी जी कह रही हैं, सर आप बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, बट आपने जो बोला वो हजम नहीं हुआ। खुशबू जी, हो सकता है, देखिए हर एक इंसान की अपनी सोच है, अपनी बातें हैं, मैं जो कहूँ आप उसे पूरा माने, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप अपनी जगह सही हो सकती हैं बिल्कुल, और ये भी हो सकता है कि मैं कई बार गलत भी हो सकता हूँ। सर कई लोग कह रहे हैं कि मीडिया ने शायद इसको दबाने की कोशिश की, इस केस को उजागर करने की। नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ कि मीडिया ने इसको दबाने की कोशिश की। मैं आपको मीडिया के काम करने का तरीका थोड़ा सा बता दूँ, आप फ़ौरन समझ जाएंगे। मीडिया क्यों दबाएगी? पहले तो या तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जिसमें पॉलिटिकल प्रेशर और सारी चीज़ें होती हैं और उसमें इल्ज़ाम लगता है मीडिया जानबूझ के नहीं दिखा रही। यहाँ एक आम, एक गरीब घर, एक बच्ची, होता क्या कि एक माइंडसेट हो गया है कि अच्छा, मैं बाकी का छोड़िए, मैं अपने क्राइम रिपोर्टिंग की बात करता हूँ और मैं अपनी बात करता हूँ। मेरी टीम में बहुत सारे रिपोर्टर हैं, डेली मीटिंग होती है, फ़ोन आता है, हम लोगों का अपना ग्रुप है व्हाट्सएप का, स्टोरी बताते हैं, फिर तय होता है कि क्या क्या स्टोरी करेंगे। मैं खुद ही उनमें से जो कई बार होता है कि ये यहाँ पे एक मर्डर हो गया है, और हर दिन होता है। दिल्ली का अगर खाली ले लूँ तो एवरेज दिल्ली में 5-6 मर्डर तो एवरेज है हर दिन का। तो अब हर स्टोरी को लेना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता है, तो अब क्या करें? तो उसमें ये होता है कि कौन से डिफरेंट है, कौन सा या तो फिर हाई प्रोफाइल है, या कोई ऐसी मर्डर है इसमें जिसमें थोड़ी सी कुछ डिफरेंट कहानी है, डिफरेंट तरीके से की गई है, डिफरेंट साजिश रची गई है, डिफरेंट मोटिव है। तो इस चक्कर में फिर अच्छा, हर एक स्टोरी को लेना पॉसिबल भी नहीं है। ये भी आप एक अगर अखबार के नज़रिए से देखें तो अखबार में जो भी 12, 16, 20 पन्ने होते हैं, आप उसमें सारी खबरें नहीं डाल सकते। टीवी में और थोड़ी लिमिटेशन आपके पास टाइम का, एक आधे घंटे का बुलेटिन कायदे से वो आधे घंटे का नहीं होता है, वो मुश्किल से 14-15 मिनट का होता है, बाकी कमर्शियल होता है। तो खबर के हिसाब से हम लोग उसको लेते हैं और गिराते हैं। तो यहाँ पे ये कि इसको मीडिया ने दबाया और जानबूझ के ही नहीं, ये उसी सोच का है कि अच्छा किसी स्ट्रेंजर ने भेज दिया होगा कि अलीगढ़ में एक बच्ची गायब है। अब यहाँ बैठे हुआ कोई भी बोलेगा कि ठीक है यार, इसमें एक नया क्या खास क्या, क्योंकि आदत सी हो गई है। लेकिन ये है कि जब अब इसमें ये खबर भी थी कि कचरे के ढेर पे मिली और जिस तरीके से लाश मिली, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ी सी मतलब वो अजीब चीज़ है जिसको आदमी सुन के भी अजीब लगता है। तो वहाँ से ये स्टोरी उठी, उसका सोशल मीडिया पे फिर हर चैनल ने किया। तो दबाने वाने की खबरों को लेकर मैं उससे सहमत नहीं हूँ, एग्री नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं सोच के आपको अपनी बात बताई कि एक क्राइम रिपोर्टर के नाते इस देश में हर दिन, अगर मैंने दिल्ली का 7 बताया तो पूरे इंडिया का आप उठा लें तो एवरेज कम से कम 50 से कम मर्डर नहीं होता हिंदुस्तान में। 50 मर्डर की स्टोरी नहीं दिखा सकते। तो अब उसमें से ये होता है कि अच्छा चलो टॉप 10 करो। इस होते हुए अजीब लगता है किसी के घर में मौत हुई है, लेकिन हम लोग उसको किस तरीके से गिनते हैं। बल्कि कई बार ऐसा भी है, आप चूँकि क्राइम तक की फैमिली है, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा और ये हकीकत है कि कई बार ऐसे बात होती है कि अच्छा वो मर्डर हो गया है, तो रिपोर्टर आपस में बात करते हैं अच्छा एक ही हुआ, डबल होता तो मेरी स्टोरी चल जाती, 4 मर्डर हो गया तो ये तो पक्का हेडलाइन है। ये फैक्ट है, देखिए हर पेशे में होता है और इसको छुपाऊंगा नहीं। तो कई बार ऐसा होता है कि क्राइम रिपोर्टर लाशों की गिनती पे खुश भी होते हैं कि जितनी बड़ी खबर होगी उतनी ज़्यादा हेडलाइन चलेगी, उतनी ज़्यादा वो टीवी पे आएंगे, उतनी ज़्यादा वो टीवी पे दिखेंगे। लेकिन ये सब शुरुआत के दिनों में होती है, जब आपके अंदर नया आप आते हैं, आपको टीवी बहुत ज़्यादा दिखने का शौक़ है, आपको अपनी एक नाम पहचान बनाना है, तो ये सारी चीज़ें इकट्ठे होती जाती हैं। और क्योंकि आपका पेशा ये है, आप क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो आपको लाशों से और इन्हीं चीज़ों से होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए, आप किसी भी कब्रिस्तान या शमशान के बाहर जो लोग कफन बेचते हैं, लकड़ियाँ बेचते हैं, उनका तो प्रोफेशन यही है। अगर मतलब वहाँ पे लाशें ना आएँ अंतिम संस्कार के लिए या दफनाने के लिए, तो उनकी तो रोज़ी रोटी नहीं चलेगी। अब लेकिन हमारे नज़रिए में वो गलत है, उनके हिसाब से ये कि नहीं, यही उनका पेशा है। पता नहीं, मैं मतलब मुझे लग रहा है कि इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि खबरें छोड़ देनी पड़ती हैं, छोड़ दी जाती हैं। और ये फैक्ट है कि खबरों को उसके मतलब
इसमें कितना दम है, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। बट कहीं ना कहीं एक मैं तमाम रिपोर्टर और इन सबको तो गुनहगार ठहराता हूँ, अपने आप को भी। पर मुझे लगता है कि आप जो व्यूवर हैं, जो लिसनर हैं, इनको भी मैं जिम्मेदार मानता हूँ। उसकी वजह ये है, ये एक रिसर्च करके देखा गया है। बल्कि हम लोग यहाँ जो टीआरपी आती है, टीआरपी क्या एक पैमाना है कि किस स्टोरी को कितना देखा गया, कौन सा शो नंबर 1 है, 2 है, 3 है। मैंने देखा और मैं उसका खुद भोगी हूँ। जब जब मैंने दिल से शो बनाया, इसी तरह की स्टोरी जिसमें दर्द है, ह्यूमन एंगल है, गरीबी, लाचारी, बेबसी, कोई भूख से मर गया, सुसाइड कर लिया, आप यकीन मानिए उस खबर की टीआरपी सबसे कम होती है। कोई देखता ही नहीं है। लेकिन होता क्या, उसके बाद फिर बोलते बहुत है, यार आपने ये स्टोरी नहीं दिखाई, उस आप गरीबों की तो नहीं दिखाते, आप उस मजलूम की नहीं दिखाते, आप उस बेचारे की नहीं दिखाते, आप लोग बस तमाशा दिखाते हो। तो कई बार मैं अकेले में बैठ के सोचता हूँ कि ये सही कह रहे हैं कि तमाशा दिखाते हैं, लेकिन जब ऐसी जो अच्छी चीज़ें हैं जो कोई नहीं छू रहा, उसको उठाकर दिखाते हैं, लोगों का दर्द दिखाते हैं, तो फिर लोग देखते क्यों नहीं है? और देखते नहीं है फिर शिकायत क्यों करते हैं? तो आज तक इसका जवाब तो मिला नहीं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, लेकिन इसके लिए थोड़े थोड़े हम सब जिम्मेदार हैं। सर समश्री केजी का सवाल है, सर आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या ऐसे केसेस बदलेंगे, सिर्फ यस या नो? ऐसे केसेस नहीं बदलेंगे। मैंने शुरू से कह रहा हूँ कि जब तक इस दुनिया में 2 आखिरी आदमी है, क्राइम होता रहेगा, जुर्म होते रहेंगे। हाँ, जिस दिन लोगों के दिल में कानून का खौफ आ गया, देखिए पुलिस सड़क पे घूमती है, उसको देख के डर नहीं लगता लोगों को। उनको बिना देखे हुए पुलिस को अगर डर लगने लगेगा कि हम बचेंगे नहीं और हमारा फैसला बहुत जल्दी हो जाएगा, तो जिस दिन उनके अंदर डर और खौफ होगा कानून को लेकर सचमुच का, उस दिन क्राइम उस दिन से कम होगा, ये चीज़ें कम होंगी। लेकिन जब तक ये खौफ और डर नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। सर प्रभात त्यागी जी का पेड क्वेश्चन है, सर इस केस पर क्या हम पाकिस्तान की जैनब मर्डर केस से सीख ले सकते हैं? अब प्रकाश, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। मैंने शुरू में एग्जाम्पल भी इसलिए दिया था कि वो जो जैनब थी, उसकी लाश भी वहाँ पे कचरे के ढेर पे मिली थी, और यहाँ पे भी कचरे के ढेर पे। वो 6-7 साल की थी, ये 2.5 साल की थी। सीख लेने के लिए कहीं से भी हम लोग सीख ले सकते हैं, लेकिन ऐसी सीख का फ़ायदा नहीं। मेरा फिर वही मानना है कि अगर इंसाफ जब तक जल्द नहीं होगा, क्योंकि देर से क्या हुआ, इंसाफ भी इंसाफ नहीं होता है, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। लोगों के जब तक मुजरिमों के दिल में खौफ नहीं होगा, तब तक वो बेखौफ होकर इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे। So Surabhi Dave ji कह रहे हैं absolutely true. Most of the audience just wants endless entertainment. They get furious only when even slightest goes wrong with themselves. किसने कहा? So sorry, Surabhi Dave. सुरभि जी, मैं वही कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कहने का भी मेरा भी मतलब है कि हर एक मैं तमाम लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर टीवी और यहाँ से हटूँ क्राइम तक से, और मैं वारदात और अपना मतलब एक शम्स ताहिर खान क्राइम रिपोर्टर, टीवी जर्नलिस्ट से मैं अपने अलग एक घर पे जाता हूँ, फैमिली से मिलता हूँ, रिश्तेदारों के बीच होता हूँ, दोस्तों के बीच होता हूँ, तब मैं एक आम आप जैसे लोग ही होता हूँ। उस वक्त मैं एक आम हिंदुस्तानी बनकर ही सोचता हूँ, और मुझे लगता है कि हाँ, मैं उस वक्त अपनी ही बात बताता हूँ कि अगर मैं टीवी देख रहा हूँ तो कोई कॉमेडी फिल्म आ रही है, यूटीवी पे एक्शन फिल्म आ रही है, मैच आ रहा है, तो मैं शायद उन चीज़ों को ज़्यादा देखूँगा, न्यूज़ लगाऊंगा। और अगर न्यूज़ में ऐसे कोई मुझे लगा कि किसान ने खुदकुशी कर ली, दिल्ली में भूख से या कर्ज तले बोझ दबे हुए एक परिवार ने खुदकुशी कर ली, इतना इंटरेस्ट ही नहीं होगा उसको देखने, सुनने में, समझने में। तो वही मुझे लगता है कि आम लोग, क्योंकि ऐसी स्टोरी को अगर लोग नहीं देखते हैं, उसकी सबसे ज़्यादा वो टीआरपी होती है, तो आपके बॉसेस भी कहते हैं यार इसको क्यों दिखा रहे हो तुम, ये पिट जाएगा, ये पिट जाएगा। तो जहाँ पे खबर टीआरपी का पैमाना हो जाए, जहाँ पे आपकी इस तरह के दुख दर्द को कामयाबी या नाकामी के उससे तोला जाने लगे, तो बड़ा ख़तरनाक होता है। मेरी नज़र में है कि खबर होनी चाहिए, और ऐसी खबर जो झकझोर दे वो लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, ताकि हम अपने आसपास भी एहतियात बरतें और देखें कि हमारे आसपास कहीं ऐसा ना हो। लेकिन कुल मिलाकर फिर मैं अपनी इस लाइन पर कायम हूँ कि इसके लिए शायद हम सब बराबर के जिम्मेदार हैं। सर कई लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या इन दोनों को फांसी होगी या कोर्ट बस रहम की भी दे देगा इनके बाद? मुझे लगता है अपने तजुर्बे से, आज की तारीख 7 जून 2019, कि इन दोनों में से किसी को फांसी नहीं होगी, और इस केस का फैसला भी जल्दी नहीं होगा। बेशक फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है, हो सकता है 1 महीने में फैसला सुना दे, हो सकता है 3 महीने के अंदर सुना दे, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, मान के चलिए आप 10 साल से पहले कोई फैसला नहीं आएगा। ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, और मुझे लगता है मैं एक बिल्कुल सही साबित होऊंगा। तो चलिए आज इतना ही। कल सैटरडे है, तो कल